नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सबसे पहले कश्मीर में महबूबा और उमर अब्दुल्ला की बेचैनी देखिएगा, जिनका दिल आज कश्मीर में बंटवारे के बीज बोने वाले अलगाववादी के लिए बहुत जोर जोर से धड़का। लेकिन सरकार की नजरबंद स्कीम की वजह से आज महबूबा अपने घर का दरवाजा पीटती रह गई। फिर पटना पुलिस की लाठी पर लगे उस खून की बात जिसकी छींटें बिहार की सियासत पर पड़ी हैं। आरोप है कि सरकार के खिलाफ विपक्ष के मार्च के दौरान पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया उसमें एक बीजेपी नेता की मौत हो गई। फिर अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2 की बात, जिसमें सेंसर बोर्ड ने फिलहाल रोक लगा दी है और रिव्यू कमेटी के पास उसे भेज दिया है। आरोप है कि इसमें आस्था से चोट पहुंचाने वाले सीन और संवाद हैं। इस पर भी सत्ता की कुंजी आज जरूर देखिएगा। दिल्ली में ऐसा सैलाब काल आया है कि जनता नेता सब डूब गए हैं। लाल किले से लेकर सीएम आवास तक पानी भर चुका है, लेकिन इतनी बाढ़ के बाद भी करीब 25% दिल्ली प्यासी रहने वाली है, क्योंकि यमुना किनारे 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बंद कर दिया गया है। बंगाल में चुनावी जीत के बाद ममता बनर्जी को हाई वोल्टेज झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव के नतीजों पर रोक लगा दी है, क्योंकि कोर्ट में वोटिंग वाले दिन चुनावी धांधली के आरोपों की सुनवाई चल रही है। अपनी घड़ी में कल दोपहर 2:35 का अलार्म सेट कर लीजिए, क्योंकि चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है। मिशन मून की सबसे बड़ी बात यह कि इस बार वो सभी गलतियां दुरुस्त कर ली गई हैं जो चंद्रयान 2 के वक्त हुई थी, इसलिए इस बार जीत तय मानिए। आज भोपाल से ऐसी खबर आई है जो बताती है कि ऑनलाइन ऐप से लोन लेना जिंदगी भर पर भारी पड़ सकता है। भोपाल में एक परिवार के 4 लोगों ने ऐसा ही कर्ज के बोझ तले सुसाइड कर लिया। हमारे पास लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं। हमारी टीम इस पर भी काम कर रही है और बहुत जल्द आपके लिए हम इस पर सत्ता में एक कुंजी लेकर आएंगे। तो सत्ता में सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक दरवाजे के सामने लेकर चलेंगे, जिस पर हो रही ठक ठक की आवाज आज सियासत की दुनिया में गूंज रही है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद आपने बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी, अमन और शांति की तस्वीरें देखी होंगी, आतंकवाद पर चोट वाली तस्वीरें देखी होंगी, श्रीनगर में भारत की ग्लोबल धमक वाली G20 की तस्वीरें भी देखी होंगी, पाकिस्तान का एजेंडा चलाने वालों की बेचैनी और चुभन की भी तस्वीरें देखी होंगी। लेकिन आज जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो धारा 370 के बाद पहली बार सामने आई है, उसके हटने के बाद में। और इस तस्वीर में आपको दिखाई देगा कि पाकिस्तान के पक्ष में मीठे मीठे बयान देने वाले, अलग अलग विधान और अलग संविधान की बात करने वाले, अलगाववादियों को शय देने वाले नेताओं की बेचैनी और बेबसी है। वो भी उस शख्स के लिए जिसकी वजह से दशकों तक जम्मू कश्मीर अलगाववाद की आग में जलता रहा। इस तस्वीर को गौर से देखिए और दरवाजा पीट रही नेता को पहचानिए। ये हैं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, जो अपने ही घर का दरवाजा पीट रही हैं। पुलिस से दरवाजा खोलने की अपील कर रही हैं। पहले महबूबा मुफ्ती के सियासी बेचैनी वाली तस्वीर को देखिए, पूरी बात सुनिए, फिर आपको इसके पीछे की 92 साल पुरानी कहानी बताएंगे। बंद कर दिया बाहर से, तो बंद है बाहर से, भी तार लगा दिए। ये क्या मतलब है? ये तार लगा दिए, क्या कर रहे हैं ये लोग? बंद कर दिया। ये क्या तमाशा है? ये क्या बात है? नहीं मतलब क्या, कुछ वजह तो होगी ना? क्या वजह है? क्यों बंद कर दिए? क्यों घर में बंद कर दिया? वाई आई एम अंडर हाउस अरेस्ट? फिर बोलते हैं कुछ भी नहीं करते हैं। ये तो बहुत सुप्रीम कोर्ट में चीखते रहते हैं यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, तो आज क्यों बंद कर रखा है हमको यहाँ पर? ये तो बड़ा अजीब तमाशा है। कौन है बाहर को खोलते दरवाजा? तो बड़ा अजीब तमाशा है ये। गाड़ियां भी ले गए, वहाँ एस्कॉर्ट भी नहीं दे रहे, अब घर में बंद करके रख दिया है। डरते हैं, हमारे बाहर जाने से भी इनको डर लगता है। इनको बुलाइए, कौन है थाने से बाहर? कौन है यहाँ थाने से? कौन आया है बाहर?
उसको बोलिए कहाँ है, बात करें, बताए हमें क्यों बंद करके रखा है। उसको बोलिए आ जाए, बताए हमें क्यों बंद करके रखा है कोई? पूछ लीजिए इनसे क्यों बंद करके रखा है हमने। अब सवाल यह है कि ऐसा क्या हो गया कि महबूबा मुफ्ती को अपने ही घर के दरवाजे पीटने पड़े। महबूबा मुफ्ती के बयान से भी आपको कुछ समझ में आया होगा। आज 13 जुलाई है, मतलब वो तारीख जिसे डोगरा गोलीकांड के तौर पर जाना जाता है। यह ऐसा दिन है जिसे लेकर जम्मू और कश्मीर दोनों बटे हुए हैं। जम्मू में इसे काले दिन के तौर पर मनाया जाता है, जबकि कश्मीर में अलगाववादी सोच के कुछ लोग हमेशा से ये कोशिश करते आए कि इसे शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाए। लेकिन 370 हटने के बाद पिछले 3 साल से अलगाववादी सोच के लोग इस दिन को नहीं मना पा रहे हैं। असलियत यह है कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में यह काला दिन है। इस दिन अलगाववादी सोच की वजह से जम्मू कश्मीर का माहौल खराब हो गया था। इसके बारे में आगे आपको विस्तार से बताएंगे, और जब आपको पूरी बात पता चलेगी तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि जम्मू कश्मीर के कुछ नेता किस तरह गुजरे हुए अलगाववादियों को हमेशा नायक बनाकर रखना चाहते हैं, उन्हें अपने सियासी सीने से लगाकर रखना चाहते हैं। लेकिन पहले वीडियो पर ध्यान दीजिए, अपने ही दरवाजे पर महबूबा मुफ्ती की दस्तक पर ध्यान दीजिए। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे नेता इस दिन को शहीद दिवस के तौर पर मनाते रहना चाहते हैं। आज भी इस दिवस को जोर शोर से मनाने का प्लान था, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए आज सुबह से ही श्रीनगर के खिंबर में स्थित महबूबा मुफ्ती के घर पर और पुलिस की तैनाती कर दी थी। महबूबा मुफ्ती अपने घर से करीब 20 किलोमीटर दूर इन लोगों को, जो कि अलगाववादी हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए डाउनटाउन जाना चाह रही थी। लेकिन जब नहीं जाने दिया गया तो वो बेचैन हो गई और उनकी ये बेचैनी वीडियो में रिकॉर्ड भी हो गई। ने क्यों बंद करके रखा है आज हमको? पीछे से ऑर्डर है आपसे। पीछे कौन है आपके अभी? पीछे कौन है? पीछे से किसका ऑर्डर है? किस कानून के तहत आपने हमको बंद करके रखा हुआ है? इट्स नॉट डन। तो नीचे भी गाड़ी को रोक दिया, उसको भी ऊपर नहीं आने दे रहे हैं, और ये बताते भी नहीं है वो पीछे से ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है बंद करने के लिए, ये भी नहीं बता रहे। ये देखो कैसे तार लगा के रखी है इसमें। सी लो, हेलो, आपको भी नीचे रोक दिया। हाँ वही ना, रोक दिया, सब गाड़ियां नीचे रोक दी हैं। गेट भी लॉक कर दी, गेट भी बंद कर दिया। जम्मू कश्मीर में गुपकार रोड पर भी आज कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली, जहां जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का आवास है। वहां भी आज सुबह से ही पुलिस की तैनाती की गई। उमर अब्दुल्ला को बाहर जाने से मना किया गया, लेकिन इसके बावजूद उमर अब्दुल्ला अपने आवास से पार्टी दफ्तर पहुंच गए और जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन को कोसने लगे। इन लोगों ने मुझे मजबूर किया कि मैं घर से निकल के पैदल दफ्तर आऊं, क्योंकि इन लोगों ने मेरी सारी गाड़ियां रोकी, मेरी सिक्योरिटी को निकलने की इजाज़त नहीं दी। मैं निकला, पैदल चला, दफ्तर पहुंचा, और अगर ये बार बार इसी तरह करेंगे तो मेरे पास भी और कोई चारा नहीं रहेगा, मुझे भी यही इसी तरह के हरबे करने पड़ेंगे। और अब आपको इन दोनों नेताओं की बेचैनी की वजह बताते हैं। आज से ठीक 92 साल पहले कश्मीर में आग लगाने की शुरुआत हुई थी। कश्मीर के पहले अलगाववादी अब्दुल कादिर ने आज से ठीक 92 साल पहले कश्मीर में कश्मीरियों के बीच हिंदू मुसलमान का जहरीला बीज बोया था। अफसोस की बात यह है कि इस अलगाववादी और उसके साथियों को कश्मीर के कुछ नेताओं ने अब तक हीरो बनाकर रखा। 2019 में 370 हटने से पहले तक इस मौके पर कब्रिस्तान में आधिकारिक समारोह का आयोजन होता था। कश्मीर के कई अलगाववादी प्रेमी नेता वहां जाते थे, 13 जुलाई 1931 के दिन को याद करते थे और उस घटना के बहाने अपना नफरती एजेंडा चलाते थे। 370 हटाने के साथ ही केंद्र सरकार ने सबसे पहले इस अलगाववादी शहीदी दिवस को खत्म कराया, लेकिन कुछ नेता हैं जो अब भी बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बताते हैं कि आखिर 92 साल पहले हुआ क्या था। साल 1931 में डोगरा वंश के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह के विरोध में अफगानिस्तान के रहने वाले अलगाववादी अब्दुल कादिर नाम के शख्स की ओर से
आवाज उठाई गई थी। एक जनसभा के बीच अब्दुल कादिर ने भाषण दिया जिसमें उसने महाराजा पर राज्य की मुस्लिम आबादी के साथ भेदभावपूर्ण रवैये का आरोप लगाया और नफरती भाषण से भीड़ को भड़काया। इसके बाद महाराजा के विरोध की वजह से अब्दुल को बंदी बना लिया गया। पकड़े जाने के बाद अब्दुल कादिर को अदालत में पेश किया जाना था, लेकिन जनता के बढ़ते आक्रोश को देखकर श्रीनगर स्टेट जेल में ही अदालत लगाई गई। 13 जुलाई 1931 को अब्दुल कादिर के समर्थक श्रीनगर स्टेट जेल की ओर आए और जेल के बाहर प्रदर्शन करने लगे। ये तुरंत अब्दुल कादिर को रिहा करने की मांग कर रहे थे। कादिर के समर्थक पूरी तरीके से तैयारी से आए थे। उन्होंने जेल के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया। इसे आप संभवतः जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों की पहली पत्थरबाजी भी कह सकते हैं। इसके बाद प्रदर्शन उग्र होता चला गया और नौबत गोलियां चलाने के आदेश तक पहुंच गई, जिसके निर्देश महाराजा हरि सिंह ने दिए थे। तब इस गोलीबारी में 22 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। तब से कश्मीर के एजेंडाधारी नेता हर साल इस दिन को शहीद दिवस के तौर पर मनाते रहे, लेकिन जम्मू में इसे काला दिन मनाया जाता है क्योंकि इस दिन के बाद जम्मू कश्मीर अलगाववाद के वायरस से संक्रमित होता चला गया। जम्मू के लोग मानते हैं कि अफगानी मूल के अब्दुल कादिर ने कश्मीर के मुस्लिमों को महाराजा हरि सिंह के खिलाफ भड़काया था। जरा सोचिए, कश्मीरियत की बात करने वाले, अमन का राग गाने वाले उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की पार्टी के नेता एक अलगाववादी को याद कर रहे हैं। ये दोनों एक ऐसी घटना को याद कर रहे हैं जिसकी वजह से कश्मीर में अमन चैन बर्बाद हो गया। कश्मीर में धर्म के नाम पर बंटवारे की बुनियाद उसी अलगाववादी ने डाली थी। जम्मू कश्मीर में 1931 में जो हुआ वो एक दिन में नहीं हुआ। इस हिंसा की आग को पहले से भड़काया जा रहा था। साल 1930 की बात है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई खत्म कर जम्मू कश्मीर के जाने माने नेता शेख अब्दुल्ला कश्मीर लौटे थे। शेख अब्दुल्ला ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रीडिंग रूम पार्टी बनाई। पार्टी के नेता इस्लामिक अखबारों में महाराजा के खिलाफ लेख लिखते थे। अपने फायदे के लिए ब्रिटिश सरकार ने शेख अब्दुल्ला की पार्टी का समर्थन किया। मई 1931 में 2 सिपाहियों के मामूली झगड़े को हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया गया। शेख अब्दुल्ला ने इस पर राजनीतिक नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया। जून 1931 में हिंदू मुस्लिम झगड़े की अफवाहें जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर फैलाई गई। इन अफवाहों को रीडिंग रूम पार्टी ने और हवा दी और इसी जमीन पर अब्दुल कादिर जैसे लोगों को मौका मिल गया कि वो लोगों को भड़काएं। कश्मीर की बेहतरी की बात करने वाले राजनेता अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए 1930 के दशक के अलगाववादियों की याद का इस्तेमाल पिछले कई दशकों से कर रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 370 हटने से पहले तक 13 जुलाई को जम्मू कश्मीर में सरकारी छुट्टी रहती थी। 1931 में मारे गए अलगाववादियों की कब्र पर बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे। 1931 में मारे गए अलगाववादियों की याद में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता था। 1931 अलगाववादियों की याद में पूरे कश्मीर में कार्यक्रम होते थे। दरअसल ये पिछले दरवाजे से अब्दुल कादिर की याद को जिंदा रखने की साजिश थी। लेकिन अब 13 जुलाई को यह सब नहीं होता। अलगाववादियों की कब्र पर होने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। जाहिर है इस रोक से वो लोग जो अलगाववाद की राजनीति करते थे बौखलाए हुए हैं और अपनी अलगाववादी सियासत का बंद दरवाजा पीट रहे हैं। और अब बिहार की ओर चलते हैं। आज बिहार की राजधानी पटना में जो हुआ उसकी हर तस्वीर लोकतांत्रिक मूल्यों को चोट पहुंचाने वाली है। इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या सुशासन बाबू की सरकार में वर्दी वाले गुंडे तैनात हैं? क्या क्राइम को कंट्रोल करने में नाकाम बिहार की पुलिस अपना गुस्सा प्रदर्शनकारियों पर उतारती है? क्या प्रदर्शनकारियों के खून से बिहार की पुलिस अपनी जंगल राज वाली छवि को मिटाने की कोशिश कर रही है? आज सुबह पटना में बीजेपी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। गांधी मैदान से विधानसभा तक बीजेपी का मार्च था। इस दौरान पहले पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद झड़प हुई। पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इन तस्वीरों में आप बिहार पुलिस का लाठी तंत्र देख सकते हैं। कानून के रखवाले अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर इस तरह लाठी चला रहे हैं जैसे किसी कुख्यात अपराधी को पीट रहे हों। इस वीडियो में दौड़ते, भागते, खुद को बचाते प्रदर्शनकारी आपको दिख जाएंगे। इस घटनाक्रम का सबसे हिंसक पहलू यह है, एक नेता की इसमें मौत हो गई। बीजेपी का आरोप है कि जहानाबाद के महामंत्री विजय सिंह पुलिस की लाठी से घायल हुए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने ट्वीट पर कहा,
बिहार पुलिस की ओर से बेरहमी से किए गए लाठीचार्ज में जहानाबाद के नेता विजय कुमार सिंह की मौत हो गई। हालांकि बिहार पुलिस की तरफ से अलग दलील दी जा रही है। आज दोपहर 3:10 पर पटना पुलिस की ओर से एक ट्वीट किया गया, जिसमें यह कहा गया कि भाजपा के एक कार्यकर्ता छज्जूबाग में अचेतावस्था में पाए गए, उन्हें पीएमसीएच पहुंचाया गया, आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। ऐसी खबर प्रसारित हो रही है कि लाठीचार्ज की वजह से वो घायल हुए, पर प्रथम दृष्टया ये तथ्य सत्य प्रतीत नहीं होता है। हालांकि अब बीजेपी के नेता की मौत की पुष्टि हो गई है, लेकिन ये मौत पुलिस के लाठीचार्ज से घायल होने के बाद हुई है या फिर किसी और वजह से, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। यहां पर बीजेपी और बिहार पुलिस के दावे में बड़ा फर्क है, लेकिन ये तो 100% सच है कि आज बिहार की सत्ता और पुलिस का बेरहम और अलोकतांत्रिक चेहरा एक्सपोज हो गया। और एक की दो कार्यकर्ता जहां मिल रहा है, एक कार्यकर्ता यहाँ पर इस तरह से ये लाठियों का प्रहार। किस तरह बलात्कारी नीतियों का अपना रही है, आप देख रहे हैं। एक आदमी को मार के मार दिया। देखिए लाठीचार्ज, ये लाठीचार्ज भाजपा के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा करके यहाँ पर पहले वाटर कैनन से इनके ऊपर प्रहार किया गया और उसके बाद से ये देखिए सामने लाठीचार्ज, लाठियां दोनों तरफ से लाठियां। एक की दो कार्यकर्ता जहां मिल रहा है, ये देखिए, यहाँ देखिए, जिधर आप कैमरा घुमा लीजिए, जिधर हम कैमरा घुमाएंगे लाठियों की ही बौछार आपको दिखेगी। पहले वाटर कैनन, देखिए यहाँ पर आंसू गैस के गोले, आपको आवाजें आ रही हैं, आपको आवाजें आ रही होंगी। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, यहाँ पर सबको दौड़ा दिया है। ये देखिए, ये महाभारत, महिला को देखिए, महिला पर कैसे लाठियां पड़ रही हैं। ये एक व्यक्ति, ये देखिए, ये कैसे, जिधर हम कैमरा घुमाएंगे लाठियों की ही बौछार आपको दिखेगी। पहले वाटर कैनन की बौछार थी, लेकिन उसके बाद से लाठीचार्ज जो जहां मिल रहा है। महिला पुलिस का प्रशासन के द्वारा मारा गया है और इनके छाती पे मारा गया है और स्थिति इनका बद से बदतर है। हमारा एक कार्यकर्ता विजय कुमार सिंह, जो जहानाबाद का जिला महामंत्री है, उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने इतनी बुरी तरह से पिटाई की कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो गई। आपके राज्य में प्रदर्शन करना भी गुनाह है। हम अपनी मांग पर अड़े रहेंगे। नीतीश कुमार इज क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स। जब से ममता जी की दोस्ती हुई है, जो यहाँ तानाशाही है वही वहाँ तानाशाही है। बीजेपी लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में चार्जशीट दायर होने के बाद तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग कर रही है। इसी को लेकर आज बड़ी संख्या में बीजेपी नेताओं ने मार्च निकाला था। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बचा रहे हैं। वहीं इसी दौरान बिहार में एक और मामला सुलग रहा है, वो शिक्षक भर्ती नियमावली का जो विवाद है उसको लेकर के है, जो नियम बनाए गए हैं। इसी को देखते हुए बीजेपी शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्ष में भी आ गई है। बताया जा रहा है कि आज के प्रदर्शन में कुछ शिक्षक अभ्यर्थी भी बीजेपी नेताओं के साथ शामिल हैं। इसी को देखते हुए बिहार सरकार शिक्षक नियुक्ति नियम है उनके विरोध में आंदोलन करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। आज अनुपस्थित पाए जाने वाले शिक्षकों को निलंबित करने की बात भी की जा रही है। शिक्षा विभाग पटना में आंदोलन के लिए पहुंचे शिक्षकों का बाकायदा डाटा तैयार करवा रही है। बिहार के सभी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति की आज से जांच शुरू होगी। शिक्षा विभाग ने प्रदर्शन स्थलों की वीडियोग्राफी भी करवाई है। प्रदर्शन करने वाले शिक्षक नेताओं की पहचान करके उन्हें कारण बताओ नोटिस भी भेजा जा रहा है और अनुपस्थित शिक्षकों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उपस्थिति की जांच कराई जा रही है।
अब सवाल है कि बिहार में नई शिक्षा भर्ती जो नियमावली है वो यानी कि जो नियम बनाए गए हैं उसका विरोध हो क्यों रहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले बिहार सरकार की ओर से कहा गया था कि राज्य में पहले से नियोजित शिक्षक हैं जिनको सीटेट बीटेट पास किया जिन्होंने है उन्हें भी अब बीपीएससी की एक परीक्षा देनी होगी। इसके बाद वो राज्यकर्मी बन सकते हैं। इसका पिछले कई दिनों से विरोध हो रहा था। शिक्षकों की मांग है सभी शिक्षकों को समान काम का समान वेतन दिया जाए, राज्यकर्मी का दर्जा और पुरानी पेंशन योजना लागू हो। बिहार में फिर से पुरानी डोमिसाइल नीति लागू करें, मतलब बिहार में बाहरी लोगों को मौका देने के नियम का विरोध हो रहा है। संविदा शिक्षकों को बिना किसी शर्त बिना किसी परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, मतलब सीटेट एसटेट और नियोजित शिक्षकों की सीधी नियुक्ति हो। वित्त रहित शिक्षकों के बकाये वेतन का जल्द भुगतान किया जाए और 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा पूरा करने की भी मांग की जा रही है। और सत्ता में अब क्रिएटिव आजादी के नाम पर आस्था को चोट पहुंचाने वाले उस ट्रेंड की बात जिसे बॉलीवुड ने मौजूदा वक्त में अपनी एटीएम मशीन समझ लिया है, जिसमें वो विवादित दृश्यों से भरे सीन और संवाद वाली फिल्में जोर से स्वैप करते हैं और उनसे नोट निकलने लगते हैं। ब्लॉकबस्टर कमाई होती है। आज ये ट्रेंड फिर सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रहा है और वजह है बॉलीवुड के अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2, जिसका टीजर 11 जुलाई को रिलीज कर दिया गया है। इसे अब तक करीब 2.5 करोड़ लोग देख चुके हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि इस फिल्म को पास करने से फिलहाल सेंसर बोर्ड ने इनकार कर दिया है और इसे रिव्यू कमेटी के पास भेज दिया गया है। हालांकि सेंसर बोर्ड को ऐतराज कहां और किन बातों पर है, इसे लेकर अभी तक किसी के पास कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन मार्केट में जो अटकलें लगाई जा रही हैं उनके हिसाब से दावा है कि इस फिल्म में कुछ ऐसे डायलॉग हैं जो हिंदू धर्म को ठेस पहुंचा सकते हैं। इस फिल्म में कुछ ऐसे सीन हैं जिससे हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि इस फिल्म में भगवान शिव का भी अपमान किया गया है। या फिर एक बात यह भी हो सकती है कि आदि पुरुष के विवाद के बाद सेंसर बोर्ड अब एक्स्ट्रा सावधान हो गया। आपने सुना भी होगा कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, इसलिए हो सकता है कि सेंसर बोर्ड इस बार नहीं चाहता कि कहीं कोई ऐसी गलती हो जाए जिससे उसे एक बार फिर लोगों की तीखी बातें सुननी पड़े। इसलिए इस फिल्म को रिव्यू कमेटी के पास भेजा गया है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जिस ओ माय गॉड 2 का टीजर अभी आपने देखा वो साल 2012 में आई फिल्म ओ माय गॉड का सीक्वल है। हालांकि इस बार फिल्म के कुछ किरदार बदल गए हैं, लेकिन एक्टर अक्षय कुमार इस फिल्म में आपको दोबारा दिखाई देंगे। बस फर्क इतना है कि ओ माय गॉड में अक्षय भगवान कृष्ण के अवतार में पहले नजर आए थे, जबकि इसके सीक्वल में वो भगवान शिव के अवतार में दिखेंगे। लेकिन आरोप लगाया जा रहा है कि फिल्म में भगवान भोलेनाथ का भी अपमान किया गया और आपको उसकी वजह भी बताते हैं। इस फिल्म का जो टीजर रिलीज किया गया है उसमें एक सीन में दिखाया गया है कि भगवान शिव बने अक्षय कुमार रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं और यार्ड की पाइपलाइन से निकलने वाले पानी के जरिए उनका जलाभिषेक किया जा रहा है। दावा है कि सेंसर बोर्ड ने इस दृश्य पर भी आपत्ति जताई है और सोशल मीडिया भी टीजर के इस सीन पर काफी गुस्से में नजर आ रहा है। एक यूजर ने लिखा है, ड्रेनेज वाटर से भगवान शिव का किरदार निभाने वाले अक्षय को नहलाना महादेव का अपमान है। आखिर आस्था को चोट पहुंचाने वाले ऐसे फिल्में कब बनना बंद होंगी। इस सीन पर ऐसे ही कई दूसरे यूजर्स ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। हालांकि इस दृश्य को जिस तरीके से फिल्माया गया है लोग उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक और भगवान शिव का जलाभिषेक हो रहा है तो ठीक इसके बगल में आधा चांद भी दिख रहा है, जैसा आमतौर पर शिव जी की छवि में नजर आता है। हालांकि जैसा हमने कहा अभी तक किसी के पास भी इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है कि इस फिल्म ओ माय गॉड 2 को सेंसर बोर्ड ने रिव्यू कमेटी के पास क्यों भेजा है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है फिल्म आदि पुरुष, जिसका एक एक डायलॉग एक एक सीन हर किसी के सीने में शूल की तरह चुभा था। लोगों ने रामायण के किरदारों के मुंह से सड़क छाप और भद्दे संवाद सुनकर अपना गुस्सा जाहिर किया था और खुद उसे रिजेक्ट भी किया था। लेकिन इस विवाद में सेंसर बोर्ड की भी बहुत फजीहत हुई थी। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर सेंसर बोर्ड की कैंची फिल्म आदि पुरुष के बेतुके संवादों और दृश्य पर क्यों नहीं चली। खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड को फटकार लगाते हुए यह पूछ लिया था कि आखिर सेंसर बोर्ड ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई और उसने यह ब्लंडर कैसे किया। इसलिए शायद फिल्म का नाम ओ माय गॉड सुनते ही सेंसर बोर्ड ने अपनी कैंची की धार को पहले से ही तेज करना शुरू कर दिया था और इस बार वो कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं।
शांति शरण। वैसे सवाल यह भी कि क्या 2012 में आई फिल्म ओ माय गॉड के कंटेंट, सीन और संवाद को देखते हुए पहले से ही इसके सीक्वल का विरोध शुरू हो चुका है? क्योंकि आपको याद होगा जब यह फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी तब भी इसके कुछ दृश्यों को लेकर सोशल मीडिया पर काफी विवाद हुआ था। हालांकि तब सेंसर बोर्ड ने इसे पास कर दिया था। जैसे फिल्म के एक सीन में कांजीलाल मेहता का किरदार निभाने वाले परेश रावल की ओर से गंगा जल के अपमान का आरोप लगाया गया था। फिल्म में परेश रावल ने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को खिलौना बताया था। इसे भी लेकर लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया था। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में बाल अर्पण करने वाली आस्था का भी मजाक उड़ाने का आरोप लगाया गया था। फिल्म के एक सीन में भगवान शिव जी को दूध चढ़ाने पर सवाल उठाए गए थे, जबकि उस दृश्य पर भी लोगों ने आपत्ति जताई थी जिसमें परेश रावल भगवान शिव के पवित्र शिवलिंग को काला पत्थर कहते हैं। इस पर भी लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। इसलिए आरोप है कि इस फिल्म का जो सीक्वल 11 अगस्त को रिलीज होने वाला है उसमें भी हिंदुओं की जो धार्मिक आस्था है उसको ठेस पहुंचाने वाले सीन और संवाद हैं, और इसीलिए सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को रेड सिग्नल दिखाकर फिलहाल रोक दिया है। हालांकि पूरा सच अब तक सामने नहीं आया है। सवाल यह है कि OMG2 कौन सा सर्टिफिकेट उसको मिलेगा, ये लेकर अभी सवाल में है। सेंसर बोर्ड किसी फिल्म का सर्टिफिकेशन 4 अलग अलग कैटेगरी में कर सकता है। इसमें पहला यू मतलब यूनिवर्सल, इस कैटेगरी में आने वाली फिल्म को सभी वर्ग के दर्शक देख सकते हैं। इसके बाद अंडर एडल्ट, इस कैटेगरी के तहत आने वाली फिल्म को 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे माता पिता या किसी बड़े की देखरेख में ही देख सकते हैं। फिर ए यानी एडल्ट कैटेगरी की फिल्में जो सिर्फ वयस्कों के लिए होती है। इसके बाद एस यानी स्पेशल कैटेगरी भी होती है, ऐसी फिल्में किसी खास वर्ग के लोगों के लिए होती है, डॉक्टर या साइंटिस्ट। अब ओ माय गॉड 2 निर्माता निर्देशक यही चाहते होंगे उसके कि उनकी फिल्म को यू यानी यूनिवर्सल सर्टिफिकेट मिल जाए ताकि हर वर्ग का दर्शक इसे देख सके। लेकिन जिस तरीके से यह फिल्म सेंसर बोर्ड में अटकी है उसे देखकर लगता नहीं कि भगवान के नाम पर बनी इस फिल्म पर उनके मन की ये मुराद पूरी होने वाली है। हालांकि इस खबर में एक बात और गौर करने वाली है कि बॉलीवुड में एक बार नहीं कई बार क्रिएटिव आजादी के नाम पर आस्था को आहत करने का काम किया गया है। इसका सबसे बड़ा सबूत फिल्म आदिपुरुष है, जिसमें रामायण के चरित्रों से ऐसी छेड़छाड़ की गई जिसे देखने के बाद इसे कुछ लोगों ने रामायण का मवाली संस्करण तक कह दिया। ऐसी ही एक फिल्म थैंक गॉड भी रिलीज से पहले विवादों में आ गई है। आरोप लगे हैं कि इसमें भगवान श्री चित्रगुप्त का अपमान किया गया है। इसी तरह फिल्म डायरेक्टर लीना मणिमेकलई ने अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में मां काली का किरदार निभा रही एक्ट्रेस को सिगरेट पीते हुए दिखाया। आमिर खान की फिल्म पीके के भी एक सीन में भगवान शिव के किरदार का मजाक बनाने के आरोप लगे। 2021 में वेब सीरीज तांडव के एक सीन में भगवान शिव का किरदार निभा रहे जिशान अयूब मंच से आपत्तिजनक शब्द बोलते नजर आए। पिछले साल आई फिल्म अतरंगी रे में भी हिंदू धर्म के भगवान और धर्म ग्रंथों के अपमान का आरोप लगा। जबकि सितंबर में आई फिल्म ब्रह्मास्त्र के सीन में रणबीर कपूर जूते पहनकर मंदिर में जाते नजर आए, जिसके बाद फिल्म का काफी विरोध हुआ। और इस पर नजरिया 9 क्या है? ये अच्छी बात है कि सेंसर बोर्ड इस बार पहले से ही अतिरिक्त सावधानी बरत रहा है। आदिपुरुष के वक्त उसकी जो कैंची खो गई थी वो ओ माय गॉड 2 के वक्त मिल गई है। अब उम्मीद है कि लोगों की भावनाओं और फिल्म निर्माताओं की क्रिएटिविटी के बीच संतुलन बनाते हुए कोई उचित फैसला लिया जाएगा। भारत में धार्मिक विषयों पर क्रिएटिविटी और अभिव्यक्ति की आजादी तो है, लेकिन यह आजादी अनलिमिटेड नहीं है। ईश्वर है या नहीं? और अब बात यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिसका नाम सुनकर भी इस देश में कई लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कुछ लोगों को यह भी लग रहा है कि अगर देश में यूसीसी लागू हो गया तो मजहब के नाम पर खोली गई उनकी सियासी दुकानें बंद हो जाएंगी। अब इसी यूसीसी पर एक चौंकाने वाली खबर आई है। जिस क्यूआर कोड का इस्तेमाल आप आमतौर पर पेमेंट करने के लिए करते हैं, वैसे ही क्यूआर कोड को अब यूसीसी के विरोध का हथियार बनाया गया है। मुंबई के मलाड में मौजूद नूरानी मस्जिद के बाहर नो यूसीसी वाले स्कैनर कोड लगाए गए और लोगों से अपील की गई कि वो कोड को ज्यादा से ज्यादा स्कैन करके यूसीसी का विरोध करें। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि विरोध करने वालों को यह पता ही नहीं कि आखिर वो विरोध किस बात का कर रहे हैं। ऐसे ही कई लोग TV9 भारतवर्ष के कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गए। इस नूरानी मस्जिद के गेट पर एक बैनर लगाया गया है, समान नागरिक संहिता के विरुद्ध अपना जवाब दर्ज करें। और जवाब कैसे दर्ज करें उसके लिए बाकायदा बारकोड है। आप देखिए बैनर में
3 अलग अलग बारकोड जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। चोन कमीशन तक हमारी राय पहुंचाना चाह रहे हैं कि यकसा सिविल कोड जो नाफिज किया जाएगा ये मुनासिब नहीं है, मुसलमानों के लिए भी मुनासिब नहीं है। अगर यकसा सिविल कोड नाफिज किया जाता है तो सबको नुकसान पहुंचेगा। मुसलमानों के खिलाफ जो मुस्लिम जो पर्सनल लॉ जो जितने भी कोई भी चीज़ में यूज़ होते हैं तो वो सबको यानी वो रद्द करके वो अपना एक रूल लाएंगे जिसमें मुसलमानों को यानी जो भी है गवर्नमेंट के थ्रू यानी जो नया रूल बनेगा। गवर्नमेंट तो कह रही है कि सबके लिए एक कानून लाया जाएगा। नहीं तो सबके लिए भले दूसरे मजहब के लिए, अगर हमारे मजहब के उसमें अगर कोई दूसरे चेंजेस गवर्नमेंट करेगी तो हम उसके खिलाफ है। आपने स्कैन किया? हाँ, इसके मैंने किया। आपको पता है क्या है इशू? हाँ, थोड़ा थोड़ा मालूम है, कुछ कानून बन रहा है जो मतलब कि संविधान के खिलाफ है। कैसे पता है कि संविधान के खिलाफ है? उसमें लोगों को मालूम पड़ा ना, मतलब जो उसमें है। आपको पता है यूसीसी क्या है? पता तो नहीं, लेकिन जो हमारे बड़े बता रहे हैं वो हिसाब से हम अपनी राय दे रहे हैं। जो हमारा इस्लाम का कानून 1400 साल पहले बना है उसी पे हम कह रहे हैं। आपको व्यक्तिगत जानकारी नहीं कि यूसीसी के बारे में कि किस तरह का ड्राफ्ट नहीं तैयार हुआ है? नहीं, ये तो हमारी राय मांग रहे हैं तो हम राय। शरीयत के हिसाब से मुस्लिम प्रसलों में हमारा मुसलमानों का जो कानून है उसमें बना हुआ है, तो हमारा हिंदुस्तान का तमाम मुसलमान मुस्लिम प्रसलों के हिसाब से ही आज तक चलता है, समझेगा नहीं। तो मुस्लिम प्रसलों ने हमें कहा है और आपको मतलब में एक क्लिक करने के लिए इस तरह का लोगों को मैसेज पहुंचाना है। अंदर किसी की भी कानून की हम लोग मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमारे उलमाओं ने कहा है।